मैं एस्ट्रो ए.के. साहू आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूं। आज हम लोग दो विषय पर चर्चा करेंगे। पहला विपरीत राजयोग, दूसरा नीच भंग राजयोग। देखिए 14 अप्रैल को सूर्य महाराज जो है, सूर्य देवता जो है मेष राशि में गोचर कर चुके हैं, वो भी अष्टम भाव में। तो वो उच्च के हो गए हैं। तो ये वीडियो विशेषकर उन लोगों के लिए है जिनकी राशि मेष है और जिनके सूर्य देवता अपने उच्च राशि में 6, 8, 12 में बैठे हुए हैं। साथ ही नीच भंग राजयोग के बारे में मैं आज बताऊंगा। उसमें बुध की विवेचना भी होगी, जो कि बुध जो है इस समय अपने नीच राशि में विराजमान है। बोर्ड पर देखेंगे। इससे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपको सही सूचना प्राप्त हो, सही जानकारी प्राप्त हो, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। देखिए एक ये लग्न चक्र है। इस लग्न चक्र के अनुसार आप देखेंगे, पहले हम लोग सूर्य की विवेचना कर लेते हैं। सूर्य देवता अभी जो है मीन राशि से मेष राशि में अष्टम भाव में गोचर कर चुके हैं। देखिए हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो हिंदू कैलेंडर है वह अप्रैल माह से स्टार्ट होता है और आपकी जो पहली राशि है वो मेष राशि है। तो सूर्य जो है प्रथम राशि मेष राशि में प्रवेश कर चुके हैं और आपको पता हो कि सूर्य का जो गोचर होता है वो प्रत्येक 14 से 15 तारीख को प्रत्येक माह में होता है। तो सूर्य देखिए ये प्रथम भाव है। प्रथम से छठवां घर ये है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8वां ये है और 12वां ये है। यहाँ पर इसको समझेंगे कि सूर्य देवता जो है यदि अपने उच्च राशि में 6, 8, 12 में बैठे हों तो विपरीत राजयोग भी बनाते हैं। क्या है विपरीत राजयोग, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए पहली शर्त तो ये है कि कोई भी ग्रह अपने उच्च राशि में जब होता है तो विशेष फलदायी होता है। वो इन 12 घर में से कहीं भी बैठेगा, वो अपने विशेष फल को प्रदान करेगा, अपनी शुभता प्रदान करेगा, विशेष करके अपनी दशाओं में, प्रंतर दशाओं में, भुक्ति में, महादशाओं में। लेकिन अगर कोई ग्रह 6, 8, 12 में अपने उच्च राशि में बैठ जाए तो विपरीत राजयोग भी उत्पन्न करता है। विपरीत राजयोग क्या है इसको समझें। देखिए कुंडली में ये 3 घर जो है 6, 8 और 12, ये बहुत ही निष्क्रिय ग्रह है जो जातकों को परेशान कर देते हैं। देखिए छठवां घर जो है वह रोग का है, मुकदमे का है, दाम्पत्य सुख में कमी करने का भी है और साथ में रोग की विशिष्टता का भी है। 8वां भाव जो होता है, 8वां घर जो होता है वो मृत्यु का है, आयु का है, रोग के विशिष्ट हो जाने का है और आकस्मिक हानि का है और चिंतन का है। 12वां भाव जो होता है वो विदेश यात्रा का है, बड़ी यात्रा का है और आपके बड़े व्यय का है। तो ये जो 3 घर आप देख रहे हैं 6, 8 और 12, इसमें जो भी ग्रह बैठते हैं वो अशुभ माने जाते हैं। लेकिन अगर कोई ग्रह, जैसे आपने देखा कि सूर्य मेष राशि में 8वें भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य अगर यहाँ मेष राशि में 6ठे भाव में होते, सूर्य यहाँ 8वें भाव में मेष राशि में है जो उनकी उच्च राशि है, और सूर्य अगर 12वें भाव में भी अगर होते तो वह उच्चता के साथ साथ विपरीत राजयोग जो प्रदान करते वो क्या होता है उसको समझिए। वो इन भावों से संबंधित 6, 8 और 12 से संबंधित जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, जो नेगेटिविटी है, जो मैंने भी बताया 6, 8, 12 से क्या देखा जाता है, उनको दूर करने में आपकी सहायता करेंगे, आपकी मदद करेंगे। तो वो उच्च के होंगे, उसका तो फल प्रदान करेंगे ही करेंगे। साथ ही 6, 8, 12 में अगर उच्च राशि में बैठ जाएंगे तो उससे संबंधित जितनी नेगेटिविटी है उसको भी वो दूर कर देंगे। पहला ये प्रश्न था। दूसरा ये है कि अभी 14 अप्रैल को ही आप देखेंगे कि शनि का उदय जो है वो मीन राशि पर हुआ है बुध के साथ। तो बुध अपनी नीच राशि में बैठा है। देखिए बुध अपनी नीच राशि मीन में बैठा हुआ है। तो बुध जब मीन राशि में नीच भाव में बैठ गए तो आपको क्या करना है, जो कन्या राशि के जातक हैं विशेष करके वह क्या करेंगे, हरी वस्तु का दान करेंगे, हरा वस्त्र धारण नहीं करेंगे, पन्ना धारण नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपनी अशुभता प्रदान कर रहे हैं। अभी ये सुनने में आया कि नीच भंग राजयोग, मैंने लिख भी दिया, आप देख लीजिएगा
नीच भंग राजयोग बन रहा है, ये गलत है। देखिए नीच भंग राजयोग बनता कैसे है, पहले इसे समझने की आवश्यकता है। क्या यहाँ बुध जो है मीन राशि में है और मीन राशि का स्वामी गुरु मिथुन राशि में है, एक दूसरे के राशि में वो बैठे हुए हैं। गुरु महाराज बुध के घर में बैठे हुए हैं और बुध महाराज गुरु के घर में बैठे हैं, तो क्या ये नीच भंग राजयोग की जो बात हो रही है, क्या ये सही है? नहीं। इसको समझेंगे नीच राजभंग होता कैसे। देखिए नीच राजभंग, देखिए सूर्य की जो नीच राशि तुला है और तुला का स्वामी शुक्र है। अगर शुक्र सूर्य के साथ बैठ जाए तो उसकी नीचता भंग हो जाती है, तब उसे बोलते हैं नीच भंग राजयोग। इसी प्रकार से चंद्रमा की जो नीच राशि है वो वृश्चिक है, वृश्चिक का स्वामी मंगल है। अगर चंद्रमा के साथ वृश्चिक राशि में मंगल ही बैठ जाए तो उसकी नीचता भंग हो जाती है। मंगल की नीच राशि कर्क है, कर्क राशि का स्वामी जो है चंद्रमा है। यदि चंद्रमा बैठ जाए मंगल के साथ तो उसकी नीचता भंग हो जाती है। बुध की जो राशि है नीच राशि वो मीन है, जो आप देख रहे हैं मीन है, और मीन का स्वामी गुरु अगर बुध के साथ बैठेगा तभी उसकी नीचता भंग होगी, न कि एक दूसरे के घर में बैठे होंगे नीचता भंग होगी। गुरु का नीच राशि मकर है, मकर का स्वामी जो है शनि है। अगर शनि गुरु के साथ मकर राशि में बैठ जाए तो उनकी नीचता भंग हो जाएगी। इसी तरीके शुक्र की जो नीच राशि कन्या है, कन्या का जो स्वामी है वो बुध है। अगर बुध कन्या राशि में शुक्र के साथ बैठ जाए तो शुक्र की नीचता भंग हो जाएगी। शनि जो है मेष राशि में नीच के माने जाते हैं, और मेष राशि में अगर मंगल भी शनि के साथ बैठ जाए तो शनि की अशुभता नीचता भंग हो जाएगी। राहु की राशि धनु मानी गई है, नीच राशि धनु है, धनु में मतलब गुरु महाराज अगर राहु के साथ बैठ जाए तो नीचता भंग हो जाएगी। एक बात और ध्यान रखेंगे कि जब राहु के साथ जो है गुरु महाराज बैठते हैं तो चंडाल योग भी उत्पन्न होता है, आरोप प्रत्यारोप भी लगते हैं। केतु की नीच राशि मिथुन है, मिथुन का स्वामी जो बुध है, अगर बुध केतु के साथ अगर मीन राशि में बैठ जाए तो नीचता भंग हो जाएगी। तो आप ये जान लीजिए कि जो नीच भंग राजयोग है इसको देखने का तरीका क्या है, ये मैंने आपको बता दिया। अभी जो चर्चा का विषय बना हुआ है, जो मार्केट में लोग चला रहे हैं कि नीच भंग राजयोग बना है, ये नीच भंग राजयोग नहीं है। गुरु महाराज मिथुन राशि में गोचर हैं और बुध महाराज मीन राशि में गोचर हैं, इसे नीच भंग राजयोग नहीं बोलेंगे। आपको क्या करना है, अभी बुध महाराज को मीन राशि में निकलने के लिए 7 से 8 महीने का समय लगेगा। तो आप ऐसी कंडीशन में कम से कम दिसंबर तक जो है आप क्या करेंगे, हरी वस्तु का दान करेंगे, पन्ना धारण नहीं करेंगे, और साथ ही भी ध्यान रखेंगे कि हरी चीजों का आपको परित्याग करना है, ठीक है। और ये ध्यान रखेंगे कि हर कुंडली में जो प्लेसमेंट होता है ग्रहों का वो विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो हर कुंडली की विवेचना जो है वो ग्रहों के प्लेसमेंट, उसकी उच्च राशि नीच राशि और को देख कर, दृष्टि को देख करके उसकी विवेचना की जाती है। तो ये जो मैंने लिखा है उसको आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। और उम्मीद है कि आप चैनल को पसंद कर रहे होंगे। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे समय समय पे मैं आपको जो इस प्रकार की भ्रांतियों के जो सूचना प्राप्त हो रही है उससे मैं आपको दूर रखने का प्रयास कर सकूंगा। धन्यवाद।